जहाँ हम इस वक्त खड़े हुए हैं, जहाँ ये मुक़्तदर सारे इदारे जिसमें इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंसी, प्राइम मिनिस्टर हाउस, डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी शामिल है। जो प्री पोल रिगिंग हमारे साथ हुई उसकी बहुत बड़ी तफसीलात हैं, आपको जाए बगैर उसमें तफसीलात में जाए बगैर, यानी हमारे लोगों को पोलिंग एजेंट को उठाया गया, गिरफ़्तार किया गया, FIRें काटी गईं, आखिरी रात भी हमारे लोगों के घरों पे छापे मारे गए। ये सारी चीज़ें हमने फेस की, मगर इलेक्शन डे वाले दिन एक तो सबसे बड़ी एक गलत और बड़ी एक बनाना रिपब्लिक की तरह की, एक नाकाम रियासतों की तरह की हमारी हुकूमत ने हरकत की, जो कि इंतहाई जिसकी शदीद मजम्मत की जाए जितनी की जाए कम है। कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जहाँ जिस दिन इलेक्शन हो वहाँ नेट बंद कर दें और कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद कर दें और टेलीफोन भी बंद कर दें, मगर जैसे तैसे हो के इलेक्शन हो गया। इलेक्शन रिज़ल्ट दे दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने। मेरे पास भी फॉर्म 45 एक बात बता दूं, आज मैंने समझाया जज साहिबान को भी, फॉर्म 45 जो होता है वो रिज़ल्ट होता है। जो फॉर्म 47 और 48 होता है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है, यानी उन फॉर्म रिज़ल्ट को कंपाइल करके एक स्टेटमेंट बना दी जाती है। तो स्टेटमेंट में गलती हो सकती है, स्टेटमेंट एक शख्स बनाता है, उसकी बदनीयती भी हो सकती है, उसकी बेईमानी भी हो सकती है। तो लिहाजा जो फॉर्म 45 होता है वो रिज़ल्ट होता है। और रिज़ल्ट का क्या मतलब है कि जो पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं उनके दस्तखत होते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होते हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होते हैं। और मेरे वाले हल्के NA-47 में तकरीबन 387 पोलिंग स्टेशन थे, लिहाजा 3000 मुख्तलिफ अशखास ने उस पर साइन किए हुए थे, इंक्लूडिंग जो हमारा अपोनेंट है उसके पोलिंग एजेंट ने भी। और किसी ने राइटिंग में ना ऑब्जेक्शन किया ना इतराज़ किया कि जनाब ये फॉर्म 45 दुरुस्त नहीं है, एक वोट का भी इतराज़ नहीं आया। तो लिहाजा जो उस्मान अशरफ नाम के साहब जो हमारे रिटर्निंग अफसर थे NA-47 के, वो NA-47 में जब वो बैठते हैं फॉर्म 47 बनाते वक्त उसको सारे को इग्नोर कर लेते हैं। रात को जब मैं जाता हूँ तो वो बाहर एक स्क्रीन लगी होती है, सारे मीडिया को पता है, जो इसकी हमने वीडियो भी बनाई। जो मेरा वोट था हमारे पास फॉर्म 45 के मुताबिक वो उसके खाते में डाल रहे हैं, उसका वोट हमारे खाते में डाल रहे हैं। मैं अंदर चला गया, उनको बताया कि जनाब ये आप नहीं कर सकते। मैंने उनको 2 सवाल किए थे, आज भी आएगा तो मैं उनसे पूछ लूँगा, लेकिन वो भाग गया, नहीं आया। मैंने उनको कहा कि आप अगर अनइंटेंशनल कर रहे हो, गलती से कर रहे हो तो दुरुस्त कर लो, अगर इंटेंशनल कर रहे हो तो मुझे बता दो, मैं चला जाता हूँ। उन्होंने तकरीबन मशकूक अंदाज में मुझे बहरहाल निकाल दिया। उन्होंने कहा जी हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, वरना आप निकल जाएं, वरना हम आपको पुलिस के ज़रिए बाहर फेंक देंगे। ये अलग बात है कि फिर वो खुद ही, मैंने कहा ठीक है आप FIR काटें, मेरा ये हक है प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन में बैठना, मुझे नहीं बैठने दिया। उन्हें दरवाजे बंद कर लिए, मुझे बाहर निकाल दिया, मैं बाहर आ गया। मैं तकरीबन 6:41 पे रिटर्निंग अफसर को मैं एप्लीकेशन देता हूँ कि जनाब आप जो कुछ ये कर रहे हैं, आपने कहा बाहर आ जाएगा, रिज़ल्ट आपने मेरा रोक दिया, स्क्रीन आप उठा के ले गए हैं बजाय स्क्रीन पे शो करने के। तो मैं आपको दरख्वास्त दे रहा हूँ कि आप ये बदनीयती ना करें, रिज़ल्ट में टेम्परिंग ना करें, आपकी बेईमानी पहले ही साबित हो चुकी है, ये आप ना करें। मैं राइटिंग में एप्लीकेशन देता हूँ। उसी की एप्लीकेशन मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन को देता हूँ, चूँकि आपको पता है उन दिनों 24 आवर्स सर्विस इनकी बहाल थी। इन्होंने फ़ौरन उसको लेटर लिखा, लेकिन उन्होंने उसको जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी मरतबा मैंने लेटर लिखा, इनको कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी मरतबा मैंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो DC होता है, जो आजकल मशहूर ज़माना DC हैं, जिनका काम सिवाय शायद करप्शन के और PTI के ख़िलाफ़ 3 MP ऑर्डर करने के और कोई काम नहीं था, मैंने उनको एप्लीकेशन दी। वो आपको पता है कोई जवाब भी नहीं देते, ना वो रिसीव करते हैं प्रॉपर। उसकी कॉपी मैंने यहाँ दी, इन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया, उनको कहा जी आप जवाब दें, मगर दिन के 1 बजे उन्होंने रिज़ल्ट दे दिया। फिर फॉर्म 47 2 बनाए हुए हैं, एक 9 को एक 10 को, और दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों में वोट मुख्तलिफ हैं। हर कैंडिडेट के 34 कैंडिडेट हैं, जिसमें सिवाय एक के 33 कैंडिडेट्स के उसमें वोट मुख्तलिफ हैं। वो सारा रिज़ल्ट मैंने इनको सारा रिकॉर्ड दे दिया। फिर क्या करते हैं कि अगले दिन 11 तारीख को ये होता है जनाब, कंसोलिडेशन के लिए नोटिस आता है फॉर्म 48 बनाने के लिए। मैं यहाँ 10 को पटिशन करता हूँ, 11 को इलेक्शन कमीशन रोक देता है प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन को। हम 11:30 बजे, 10:30 बजे यहाँ सुबह, हम 11:30 बजे वहाँ चले जाते हैं RO के पास। रिटर्निंग अफसर मुझे लिख के देता है कि फर्दर कंसोलिडेशन प्रोसेस इज पोस्टपोन्ड।
जब वो लिख के देता है वो बाहर पेस्ट करता है, बाहर लगाता है, और अंदर जब हम जाते हैं तो तमाम जो हमारे थे कैंडिडेट्स और उनके नुमाइंदे वो अंदर मौजूद हैं, तारिक फजल समेत, वो हमें लिख के देता है, उनको भी देता है, हमें भी देता है। बाद में क्या करता है जनाब, जब हम चले जाते हैं तो घंटे बाद तारिक फजल को बुलाता है, वो सारा रिकॉर्ड टेम्पर करता है। जब हमें पता चलता है हम जाते हैं तो हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि हम जब वापस जाने लगते हैं तो हमारी गाड़ियों पे इनके गुंडे तारिक फजल के हमला कर देते हैं। उसकी हमने FIR कटाने की दरख्वास्त दी, लेकिन गोल मोल FIR कटी, हमारी गाड़ियों वकला के गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, क्योंकि गुंडागर्दी इनका मकसद है और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ जब आए तो ये रिटर्निंग अफसर ने क्या कहा, हाँ जी मैंने लिख के तो दिया था, लेकिन चूँकि मेरे पास 2 वकील आए थे, एक मैं और मेरे साथ एक बंदा, इन्होंने हमें थ्रेट किया कि अगर ये नहीं करोगे, ये लिख के नहीं दोगे तो जनाब हम तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। मैंने डर के मारे, क्या लिखते हैं, मैंने ब्लैकमेल होकर डर के मारे मैंने लिख के दे दिया, लेकिन मैं कंसोलिडेशन मुकम्मल कर चुका था। मैं इसकी दरख्वास्त एप्लीकेशन देता हूँ यहाँ इलेक्शन कमीशन को कि ये पीछे टेम्परिंग कर रहा है तारिक फजल और रिटर्निंग अफसर, लिहाजा इनके खिलाफ एक्शन लें। वो इस पर फौरी तौर पर आर्डर करते हैं। ये सारे आर्डर मैंने आज इलेक्शन कमीशन को दे दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इनको कहा जज साहिबान को कि अगर ज़्यादा ताकतवर जो असल ताकत वाले हैं वो अगर इनके पास चले जाएं तो फिर इसका मतलब है जो चाहे इनसे करा लें। और अगर मैं इनसे ये लिखवा सकता था ज़बरदस्ती, 2 बंदे, सिर्फ 2 बंदों का कहा, तो मैं इनसे फिर फॉर्म 47, 48 भी ले लेता, फिर तो मुझे कुछ और करने की ज़रूरत ही ना होती। फिर एक सवाल मैंने किया कि इसका मतलब है कि इस रिटर्निंग अफसर से कोई काम कराने के लिए ताकत का इस्तेमाल ज़रूरी है, यानी ताकत लेकर आप चले जाएं, ज़ोर ज़बरदस्ती कराएं तो इससे जो चाहे आप करा लें। तो अगर ये करैक्टर है इस तरह के रिटर्निंग अफसर का, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के रिटर्निंग अफसर को कहा कि जनाब ये तो बड़े फरिश्ते हैं, इनके ज़रिए होगा, जजेस के ज़रिए नहीं होगा। तो ये सारा ड्रामा फ्रॉड इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। मुझे नज़र आ रहा है अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये जो कुछ हुआ है सारा फ्रॉड हुआ है, ड्रामा हुआ है, करप्शन हुई है, ये सारा गलत है। अब एक बात और कही जाती है आजकल, जनाब आप इन सियासी जमातों से आप बात करें हुकूमत बनाने के लिए। मैं ये कहता हूँ कि जो डाकू है, जिसने डाका जनी की है, क्योंकि कच्चे के डाकू तो आपको पता है बड़े गैरतमंद होते हैं ना, वो मुंह छुपाते हैं, जाकर जंगलों में फिरते हैं। आजकल जो पक्के के डाकू हैं, जो कठपुतली अपने आप को MNA कहते हैं, वो सरेआम फिरते हैं। ना सिर्फ सरेआम फिरते हैं बल्कि उस डाका जनी जो अवाम के मैंडेट, करोड़ों लोगों के हुकूक पे डाका डाल के वो ये कहते हैं, पक्के के डाकू धमाल डालते हैं कि जी हम तो जीत चुके हैं। और हम जाएं उन डाकुओं को कहें, डाकू भाई मेहरबानी करो हमें भी ये 2-4 सीटें हमें दे दो खैरात के तौर पर। मैं उनसे सवाल करता हूं, जो ये हमसे पूछते हैं कि आप इनके साथ बैठ के बातचीत क्यों नहीं करते, हुकूमत क्यों नहीं बनाते, क्या डाकुओं से बात करना, क्या ये लेजिटिमेसी अवाम के मैंडेट पे जिसने डाका डाला हो तो उनको लेजिटिमाइट करने के मुतरादिफ नहीं है, यानी उनको तस्लीम करने का मुतरादिफ है। जो तुमने डाका डाला है दुरुस्त है, लिहाजा डाके के माल में से थोड़ा सा हमें भी दे दो। तो लिहाजा यही वजह है कि हम इन डाकुओं से बात नहीं करेंगे। और आपको पता है कि मुल्क की जो सिचुएशन है बहुत बदतरीन हालात में हो चुकी है, और वो बदतरीन हालात अगले महीने के बाद उससे मज़ीद बढ़ जाएंगे। IMF से जब हमारे मुज़ाकरात हुए थे, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हुए थे, कल हमारी मीटिंग हुई है खान साहब के साथ, उन्होंने इसका तज़किरा किया कि हमने मुज़ाकरात में ये शर्त रखी थी कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, मगर उसके लिए ज़रूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी जिसको पब्लिक सपोर्ट होगी, वो आके दुरुस्त फैसले करेगी। वो ये जो $18 बिलियन सालाना, आपको एक बात पता होनी चाहिए, $18 बिलियन सालाना ये अशराफिया, जिसको बदमाशिया कहें तो वो दुरुस्त होगा, वो मुफ्त बरात ले रहा है। अगर वो बरात आधी कर दी जाए तो आपको 5 रुपये का बिजली का यूनिट पड़ेगा, जो आज 70 रुपये पे चला गया है। जो आज आपकी महंगाई की सूरत हाल है, ये इसको आप 50% डाउन पे ले आएंगे। लेकिन खान साहब कह रहे थे कि वो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है जिसको पब्लिक सपोर्ट हो, वो बरात कम करेगी, वो बड़े लोगों की बरात कम करेगी, क्योंकि गरीब आदमी के ऊपर ये बोझ नहीं डलना चाहिए। इन्होंने क्या करना है अगले महीने, अगर ये इन डाकुओं की हुकूमत आ गई तो इन्होंने करना ये है कि बिजली के बिल फिर बढ़ाने, गैस के बिल फिर बढ़ाने, इन्होंने आम आदमी के ऊपर जबर और जुल्म करना है, और उसके नतीजे में जो महंगाई आएगी वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी, उसके नतीजे में जो बेरोज़गारी आएगी वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तो लिहाजा इस तरह के
नेगोशिएशंस को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हम सपोर्ट करेंगे जो अशराफ